डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर सुयोग पेठे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 6 मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। तो इस पार्ट में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ बायो-सावर्ट्स लॉ पढ़ने वाले हैं। तो पार्ट 5 में हमने बायो-सावर्ट्स लॉ पढ़ा था जो हमें बताता है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यूज कितना रहेगा ड्यू टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द करंट। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना फाइंड करेंगे, तो ये फॉर्मूला हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था, म्यू0 IDL sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, म्यू0 अपॉन 4 पाई IDL sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो लास्ट लेक्चर में ये लिया था, I करंट था, DL हमारा एलिमेंट लेंथ था, थीटा ये एंगल था बिटवीन द वेक्टर DL एंड वेक्टर R। ठीक है, अब इसका एप्लीकेशन लेते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन फाइंड करना है B यानी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट इन द स्ट्रेट लॉन्ग वायर। तो यहां पे सबसे पहले हम लोग एक वायर लेंगे, एक लॉन्ग वायर। ठीक है, तो इस लॉन्ग वायर में से करंट पास हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, I इज अ अमाउंट ऑफ करंट। ठीक है, अब हमें जो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट हम कंसीडर करेंगे, पॉइंट P पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो एट पॉइंट P हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द कंडक्टर कैपिटल R। तो R इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर एंड पॉइंट P। तो हमें क्या फाइंड करना है, तो फाइंड B कहां पे निकालना है, एट P पॉइंट पे निकालना है हमें मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, R क्या है, R परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम कंडक्टर, ठीक है। अब यहां पे पॉइंट P के लिए निकालने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम क्या कंसीडर करेंगे, तो हम कंसीडर करेंगे एलिमेंट लेंथ। अब एलिमेंट लेंथ निकाला जाए तो यहां पे हम लोग ले रहे हैं एलिमेंट लेंथ। तो यहां पे एक बड़ा सा कंडक्टर है, लॉन्ग कंडक्टर, काफी ज्यादा लेंथ है, इसका मैं एक एलिमेंट लेंथ ले रहा हूं DL, ये लिया एलिमेंट लेंथ। ठीक है, और इसका वेक्टर DL अलॉन्ग इट्स लेंथ रहता है, तो ये वेक्टर DL। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे DL वेक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना बन रहा है। तो DL वेक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द एलिमेंट लेंथ DL। तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द एलिमेंट लेंथ, तो ये पॉइंट P कुछ डिस्टेंस पे रहेगा, तो पॉइंट P का हम लोग बताएंगे पोजीशन वेक्टर R। ठीक है, और ये DL वेक्टर के साथ एंगल बना रहा है थीटा। सो ड्यू टू एलिमेंट लेंथ या DL, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड तो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ले रहा हूं मैं DB। ठीक है, तो DB का फॉर्मूला, देयरफॉर DB इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ये बायो-सावर्ट्स लॉ, म्यू0 अपॉन 4 पाई IDL sin थीटा अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आएगा, वैसे के वैसे ही मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है यहां पे। ठीक है, अब यहां पे बात करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जैसे DL एलिमेंट लेंथ जो है वो DL एलिमेंट लेंथ है अपर हाफ में। अब इसे अच्छे समझने की कोशिश कीजिए। तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे पॉइंट P पे प्रोड्यूस होगा, तो स्मॉल dl ड्यू टू द फर्स्ट हाफ या अपर हाफ की वजह से, बराबर है। तो ये यहां पे जो P पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनने वाला है, अच्छी समझने की कोशिश करेंगे, P पे मैग्नेटिक फील्ड बनने वाला है ड्यू टू द अपर हाफ एंड लोअर हाफ। तो अपर हाफ यानी ये फर्स्ट हाफ या ये अपर हाफ पोर्शन की वजह से, और ये बनेगा लोअर हाफ। कंडक्टर का लेंथ कैसे बहुत ज्यादा लार्ज है तो हम कंसीडर करेंगे
ये 0 से स्टार्ट होगा, कहां तक? इंफिनिटी तक, अगेन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। तो मैग्नेटिक फील्ड जो बन रहा है पॉइंट पी पे, ये दो पार्ट की वजह से बन रहा है, अपर हाफ एंड लोअर हाफ, याद रखेंगे। देयरफॉर टोटल मैग्नेटिक फील्ड, नाउ टोटल मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड तो क्या आएगा? B इज इक्वल टू, ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ ऑल डीबी, इंटीग्रेशन ऑफ डीबी स्मॉल पर डीबी, तो डीबी का जो पार्ट है स्मॉल एलिमेंट के वजह से हम लोगों का जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, तो वो फर्स्ट अपर हाफ भी लेना है और लोअर हाफ भी लेना है। तो अपर हाफ और लोअर हाफ, तो इस वजह से मैं यहां पे ले रहा हूं 2। समझ में आ गया? 2 मैंने क्यों लिया है? क्योंकि पॉइंट P के ऊपर में जितने भी एलिमेंट लेंथ रहेंगे उसके वजह से डीबी, ठीक है, तो वो कहां से कहां जा रहा है? 0 से लेके इंफिनिटी तक। वैसे ही पॉइंट P के नीचे जितने भी एलिमेंट लेंथ रहेगी, जितने भी एलिमेंट लेंथ रहेंगे, डीएल डीएल स्मॉल डीएल रहेंगे, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड डीबी, तो कितना आया? 2। तो ये 2 टर्म्स अच्छे से याद रखेंगे। तो 2 टर्म्स क्या इंडिकेट कर रहा है? तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट बी ड्यू टू द अपर हाफ एंड द लोअर हाफ, ठीक है। अब डीबी का वैल्यू मैं यहां से उठा के पुट कर रहा हूं, ठीक है, तो डीबी का वैल्यू पुट करेंगे। सो बी विल बी 2 टाइम्स 0 टू इंफिनिटी, डीबी का वैल्यू ये म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब इधर थोड़ा ध्यान देंगे, ये जो ट्रायंगल जो दिखाई दे रहा है, इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूं पॉइंट O, इसे नाम दे रहा हूं पॉइंट Q, O P Q। ये ट्रायंगल देखिए यहां पे O P Q, ठीक है। ये एंगल कितना होगा? ऊपर का एंगल थीटा, तो ये बचा हुआ एंगल होगा साइन 90 माइनस थीटा, सॉरी 90 माइनस थीटा, ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, ठीक है। Q से लेके P R, O से लेके P कैपिटल R, और ये मैं ले रहा हूं लेंथ L, ठीक है। टोटल लेंथ DL एलिमेंट लेंथ का टोटल लेंथ अगर लेते हैं तो वो L ले रहे हैं। अब यहां पे हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, सो साइन 90 माइनस थीटा इज नथिंग बट साइन थीटा आएगा। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, अपोजिट क्या है? तो कैपिटल R अपॉन स्मॉल r, ये आएगा, ठीक है। इसी ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाते, तो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, एंड पाइथागोरस थ्योरम से क्या आएगा? स्मॉल r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कैपिटल R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो ये ट्रायंगल आपको एग्जाम में ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, बट ये 2 टर्म्स आपको यहां पुट करना है। कहां पे? तो साइन थीटा का वैल्यू पुट करना है और स्मॉल r का पुट करना है। तो इक्वेशन नंबर मैं इसे A दे रहा हूं। सो इक्वेशन नंबर A इंप्लाइज B इज इक्वल टू 2 म्यू 0 4 पाई I, ठीक है। इस टर्म को मैंने बाहर निकाल लिया, I को बाहर निकाले। करंट क्या है? करंट कांस्टेंट है, तो आप कहीं पे भी कोई भी पार्ट में चले जाए, करंट कांस्टेंट है, म्यू 0 अपॉन 4 पाई का वैल्यू भी कांस्टेंट है, इसे निकाल लिया। अब अंदर क्या बच रहा है? DL साइन थीटा की जगह कैपिटल R अपॉन स्मॉल r, और ऑलरेडी नीचे में स्मॉल r एक था, उसका स्क्वायर था, ठीक है। तो टर्म क्या आएगा? B विल बी, ये 2 और 4 ये कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू 0 अपॉन 2 पाई इंटू I। अच्छा, कैपिटल R ये फिक्स डिस्टेंस है, ये चेंज होने वाला नहीं, स्मॉल r का डिस्टेंस वेरिएबल रहेगा, तो कैपिटल R को भी बाहर निकाल लीजिए। 0 टू इंफिनिटी इंटीग्रेशन, देन DL अपॉन क्या आएगा? R स्क्वायर, यानी यहां पे क्या आएगा? R क्यूब। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? R क्यूब का वैल्यू पुट कर रहे हैं, सो B विल बी म्यू 0
2 पाई I इंटू आर 0 to infinity dl अपॉन आर क्यूब। तो r का वैल्यू स्मॉल r अपॉन ये जो है इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेस टू द पावर 1/2। रूट को 1/2 लिख सकते हैं। यहां पे अगर वैल्यूज रखते हैं तो क्या आएगा, तो अच्छे से समझिए, आर स्क्वायर अपॉन प्लस एल स्क्वायर, यहां पे पावर कितना 1/2 और 1/2 और 3/2, तो r का टोटल पावर कितना 3/2, तो 1/2 प्लस कितना 3। ठीक है, यहां टोटल पावर कितना आएगा, r का पावर कितना आएगा 3/2। तो टोटल पावर अगर करते हैं तो क्योंकि यहां पे वो रूट के अंदर में आने वाला है, तो टोटल पावर कितना आने वाला है आपका 3/2, क्योंकि एक r स्क्वायर है और एक r/2 है, इस वजह से। ठीक है, तो यहां पे कितना आएगा 3/2। अब यहां पे इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला है जो आपको इंप्लीमेंट करना है डायरेक्ट। ठीक है, तो इस स्टेप को मैं स्टार मार्क लगा रहा हूं, स्टेप को हम स्टार मार्क लगा रहे हैं। अच्छे समझने की कोशिश कीजिए क्योंकि इसी को हमें इंप्लीमेंट करना है और इसका मैथमेटिकली प्रूफ हम लोगों को देने की जरूरत नहीं है। हाँ, हमारे स्टेट बोर्ड के बुक्स में इसको सॉल्व करके दिया है, बट हमें इसको यूज करना नहीं। इस स्टेप को डायरेक्ट याद रखना है कि इसका आंसर जो आता है, इसका आंसर आता है 1/r²। ठीक है, तो इसका आंसर आपको याद रखना है, डायरेक्टली याद रखना है 1/r²। तो मैं पुट करता हूं बाय सॉल्विंग दैट इक्वेशन by using the integration। तो μ0 2 पाई I इंटू, ठीक है, क्या आने वाला है 1/, यहां ऊपर में ऑलरेडी एक r था और यहां पे हम लोगों के पास 1/r² आया है। सो फाइनल इक्वेशन विल बी, सो b विल बी, क्या आ रहा है μ0 I अपॉन 2 पाई r। ठीक है, तो यहां r² था और यहां r था, एक r कैंसिल हो जाएगा तो 2 पाई r। तो ये मैग्नेटिक फील्ड बना है, तो मैग्नेटिक फील्ड बना है ड्यू टू द लॉन्ग स्ट्रेट वायर। अगर हमें कहा गया कि सेमी इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर अगर हाफ पोर्शन ही होता है, ये नीचे का पोर्शन हम लोग कंसिडर नहीं करते। ठीक है, तो सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे, नेक्स्ट टाइम हम लोगों को इसको यूज करना है। फॉर सेमी इनफाइनाइट फाइनाइट वायर, तो सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए यहां 2 लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम लोग हाफ पोर्शन ही ले रहे, तो 2 से यहां पे कम हो जाएगा। तो क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड विल बी B इज इक्वल टू μ0 I अपॉन 4 पाई r। ठीक है, बट फॉर्मूले कौन सा याद रखने वाले, इस फॉर्मूले को अच्छे से हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए सो दैट आपको, जैसे हम लोगों ने लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर के लिए फॉर द पर्टिकुलर पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकाला था लास्ट टाइम, तो ये हमारे पास फॉर्मूला था, लास्ट एक्सप्रेशन में हमने किया था, और ये बायो-सावर्ट्स लॉ। ठीक है, अब इसको अप्लाई करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, बिटवीन 2 लॉन्ग पैरेलल वायर। तो यह 2 वायर लिए मैंने, एक वायर 1 और एक वायर 2, दोनों कैसे दिखाई दे रहे हैं, पैरेलल। तो यहां पे ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोड्यूस करेगा, यानी वायर 1 वायर 2 को खींचेगा और वायर 2 वायर 1 को अपने तरफ खींचने वाला है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अब देखो वायर 1 में करंट कितना जा रहा है, I1, कितना जा रहा है I1। अब हम जानते हैं जब करंट पास होता है थ्रू द कंडक्टर, इट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो करंट I1 ये इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है B1। So B1 is a magnetic field due to the current flowing through the conductor 1 या wire 1। वैसे ही हम बात करेंगे तो I2 भी बनाने वाला है, मैग्नेटिक फील्ड कितना बनाएगा, तो I2 भी हम लोगों का शायद वो बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड, तो I2 भी बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड कितना B2। ठीक है, अब यहां पे समझने की कोशिश कीजिए, कंडक्टर 1 में से करंट I1 जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कितना बना रहा है B1। कंडक्टर 2 में से करंट कितना जा रहा है, I2 जा रहा है, जो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है B2। अब 1 जो है 2 पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है और 2 जो है 1 पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, और उसका मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश करते हैं बाय यूजिंग द लॉरेंट्ज फोर्स। तो हम लोगों का F21 यानी क्या लिखा है, तो फोर्स ऑन वायर 2, फोर्स ऑन
वायर 2, तो वायर 2 को ये अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, फोर्स ऑन वायर 2, ये देखो F21 अट्रैक्शन है ना, तो फोर्स ऑन वायर 2, ठीक है। सेकंड वायर पे फोर्स एक्ट हो रहा है ड्यू टू द करंट उसी में जा रहा है, करंट I2, ठीक है, एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द वायर 1। तो इसे अच्छे से समझ लीजिए F21 क्या है। तो F21 यानी फोर्स किसके ऊपर एक्ट हो रहा है, सेकंड पे फोर्स एक्ट हो रहा है ड्यू टू द, हम लोगों का जो करंट जो फ्लो हो रहा है वो करंट भी सेकंड में ही हो रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड जो बन रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कौन बना रहा है, फर्स्ट बना रहा है। तो हमारे पास लॉरेंट फोर्स जो है उसका फॉर्मूला आपको पता होगा, तो F इज इक्वल टू I L B साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले को हम लोग मॉडिफाइड करते हैं हम लोगों के कंडीशन के हिसाब से। तो F21 विल बी हाँ करंट कौन सा, तो करंट कौन सा I2, L इज द लेंथ ऑफ द गिवन कंडक्टर, तो दोनों पैरेलल है, तो हम लोग वहां पे लेंथ कंसीडर करेंगे L। B मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड कौन सा, ड्यू टू द प्रोड्यूस बाय द कंडक्टर 1 यानी B1 एंड साइन थीटा। अब देखिए यहां पे जो एंगल बन रहा है, तो एंगल लेंथ वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां बनेगा, अगर हम लोग हमारा राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से अगर बात करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड कहां बन रहा है, तो देखो ये जा रहा है डायरेक्शन ऑफ करंट, ये जा रहा है फोर्स का डायरेक्शन ऊपर, तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द बोर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द बोर्ड। तो कितना एंगल बन रहा है, तो करंट और मैग्नेटिक एलिमेंट लेंथ, और करंट भी कह सकते हैं करंट और मैग्नेटिक फील्ड, इसके बीच में एंगल बन रहा है 90 डिग्री, तो यहां पे आएगा साइन 90। सो F21 विल बी I2 L P1। समझ में आ गया, ये किसका वैल्यू आ गया, F21 का। सिमिलरली वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ F12। क्या आएगा रे, F12 में क्या होगा, तो यहां पे फोर्स ऑन द वायर 1 ड्यू टू द करंट I1 एंड द मैग्नेटिक फील्ड B2। तो वैल्यूज हम लोग डायरेक्ट लिख रहे हैं, क्या आएगा I1 L B। समझ में आ गया क्या चेंज हो गया। तो अब F12 और F21 का जो है, तो F21 क्या करेगा, तो F21 ऊपर जा रहा है, F12 कहां आएगा, तो F12 कहां आएगा, नीचे में, ये देखो ये इसको खींच रहा है F12 वेक्टर, ठीक है। दोनों फोर्सेस कैसे है, तो दोनों फोर्सेस अगर देखे तो दोनों फोर्सेस का वैल्यू इक्वल है। अब इक्वल कैसे आता है, देखिए मैं यहां पे अभी जैसे हम लोगों ने लास्ट एक्सप्रेशन में B का वैल्यू निकाला था, तो वही B का वैल्यू मैं यहां पुट कर रहा हूं। तो F21 का वैल्यू देखिए क्या आएगा, तो I2 L B1, तो B1 का वैल्यू क्या लिखेंगे, μ0 I1 अपॉन 2 पाई, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारे टेक्स्ट बुक में इसे D से लिया हुआ है, ठीक है, अदरवाइज R भी ले सकते हैं। तो क्या है, μ0 I1 अपॉन 2 पाई, क्या हम लोगों ने डिस्टेंस कितना लिया, D, ठीक है, इस हिसाब से आएगा। सो क्या वैल्यूज मिलेगा हम लोगों को, तो हमें मिलेगा यहां पे μ0 L I1 I2 अपॉन 2 पाई D। तो ये वैल्यू किसका मिला है हम लोगों को, तो ये वैल्यूज मिला है हम लोगों को F21 का, ठीक है। सिमिलरली जैसे हम कहेंगे, तो सिमिलरली F12 में क्या आएगा, सो I1 L B2, और इसे निकालेंगे तो इसका वैल्यू मिलने वाला है μ0 L I1 अगेन I2 अपॉन 2 पाई D। सो F12 कहां खींच रहा है, तो F12 जो है वो नीचे में खींच रहा है, F21 कहां खींच रहा है,
ऊपर में खींच रहा है, बराबर है। तो पहला कंडक्टर दूसरे कंडक्टर को अपनी तरफ खींच रहा है और दूसरा कंडक्टर पहले कंडक्टर को अपनी तरफ खींच रहा है। तो फोर्स कैसा है? तो अट्रैक्टिव फोर्स है। कैसा फोर्स है? अट्रैक्टिव फोर्स ड्यू टू द करंट। कैसी है? तो करंट पैरेलल है, इस वजह से अट्रैक्टिव फोर्स है। तो यहां पे अगर मैग्नीट्यूड की बात किया जाए तो मैग्नीट्यूड सेम है दोनों का, बट डायरेक्शन की बात किया जाए तो डायरेक्शन अपोजिट है। तो F12 इज इक्वल टू F21, ये तो मैग्नीट्यूड के हिसाब से बात करेंगे, बट वेक्टर में बात करेंगे तो कैसी रहेगा? हाँ, सेम तो मैग्नीट्यूड में, बट डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट। ठीक है। सो ये कब होगा? तब दोनों का सेम डायरेक्शन वाला करंट होगा। तो पैरेलल करंट के लिए अट्रैक्ट करेगा, ये याद रखेंगे। पैरेलल करंट अगर है दो कंडक्टर में से तो क्या करेगा? तो पैरेलल करंट क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ठीक है। और अगर एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल करंट, ठीक है, देन क्या करेगा? रिपेल। तो समझ में आ गया हम लोगों ने क्या किया है? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो बिटवीन द टू पैरेलल कंडक्टर फोर्स का वैल्यू क्या रहेगा? तो इस फॉर्मूले को हम लोग लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में इंट्रोड्यूस करके रखेंगे। ठीक है। तो दोनों कंडक्टर में फोर्स का वैल्यू सेम एट रहेगा। पैरेलल रहेगा तो अट्रैक्ट, एंटी पैरेलल रहेगा तो रिपेल। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रखिए। हाँ, तो थर्ड एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे हम लोगों ने स्ट्रेट कंडक्टर के लिए लिया था, अब हम बात करते हैं स्ट्रेट कंडक्टर की जगह अगर वही कंडक्टर आपका आर्क में दे दिया, जैसे इस तरह दिखाई दे रहा है, तो ये आर्क का कुछ लेंथ होगा। तो यहां पे हम लोगों के पास हम बात करेंगे ये ए बी, ये एक आर्क है, ए बी आर्क। ठीक है। अब इस ए बी आर्क का कुछ रेडियस होगा, तो आर इज अ रेडियस, आर रेडियस, और ये कुछ एंगल सबटेंड कर रहा होगा विद द सेंटर। तो थीटा इज अ एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। तो थीटा यहां पे एक एंगल है। तो हम लोगों को क्या फाइंड करना है? तो हमें फाइंड करना है, फाइंड बी। बी को निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड को निकालना है। ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड को निकालना है, कौन प्रोड्यूस कर रहा है? तो सर्कुलर आर्क वायर। तो करंट इन सर्कुलर आर्क वायर, तो इस वायर के अंदर में करंट फ्लो हो रहा है I। ठीक है। अब ये फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले इसे पूरा सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? एलिमेंट लेंथ लेंगे। एलिमेंट लेंथ dl, स्मॉल लेंथ, और यही रहेगा इसका वेक्टर, वेक्टर dl। ठीक है। तो इस पोजीशन पे या कोई भी डीएल एलिमेंट पे आर्क का और रेडियस के बीच में एंगल हमेशा कितना बनेगा? तो आर्क और रेडियस वेक्टर के बीच में एंगल थीटा। ठीक है। तो यहां पे जो भी एंगल जो बनेगा वो एंगल कितना रहेगा? तो एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड वेक्टर आर, एंगल कितना रहेगा? तो एंगल हमेशा रहेगा 90 डिग्री। ठीक है। तो बायो सावर्ट्स लॉ के हिसाब से डीबी का फॉर्मूला बोलिए, डीबी का फॉर्मूला क्या होता है? तो डीबी का फॉर्मूला बाय बायो सावर्ट्स लॉ, बाय बायो सावर्ट्स लॉ, डीबी का फॉर्मूला μ0/4π I dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये एंगल अलग है और ये एंगल अलग है। हाँ? ठीक है। तो इसे हम लोग फाइ से बता देंगे, अदरवाइज कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो कंडीशन पुट करते हैं। तो थीटा का वैल्यूज पता है हम लोगों को। तो डीबी विल बी क्या आएगा? μ0/4π, μ0/4π I dl अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि यहां पे साइन 90 और साइन 90 का वैल्यू कितना? 1 पुट करने की जरूरत नहीं है। तो ये हम लोगों का मैग्नेटिक फील्ड बना है ड्यू टू द स्मॉल एलिमेंट लेंथ dl, एलिमेंट लेंथ के वजह से बना है। अब यही निकालना है हम लोगों को ड्यू टू द कंप्लीट। नाउ ड्यू टू टोटल लेंथ, ठीक है,
टोटल लेंथ के लिए हम क्या करेंगे, तो db के जगह हमें b निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, टोटल लेंथ में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए db का वैल्यूज मैं यहां पुट कर रहा हूं, μ0 अपॉन 4 पाई I dl अपॉन r स्क्वायर। अब dl यानी क्या, तो एलिमेंट लेंथ, और उसका टोटल इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, हम लोगों को लेंथ मिलने वाला है। तो बाकी सब टर्म्स तो कांस्टेंट है, तो वो बाहर निकाल लीजिए, μ0 4 पाई, ठीक है, I ये भी बाहर आ जाएगा, और dl का क्या आएगा, तो dl का हम लोगों के पास dl का ही इंटीग्रेशन आएगा। dl का इंटीग्रेशन क्या आने वाला है, तो dl का इंटीग्रेशन हम लोगों के पास l आने वाला है, बट इसे हम लोग वैसे ही रख रहे हैं, हम लोगों का लेंथ बराबर है। तो यहां फॉर्मूला लगाएंगे। आपको अगर पता होगा सर्कुलर मोशन में हमने सबसे पहले एक फॉर्मूला लगाया था, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। तो इसके हिसाब से कौन सा फॉर्मूला बनेगा, एंगल यानी बहुत छोटा एंगल है यहां पे, सो डी थीटा इज इक्वल टू आर्क डी एल और रेडियस आर, ठीक है। तो फ्रॉम दिस फॉर्मूला डी एल विल बी, क्या आएगा, तो डी एल इज इक्वल टू डी थीटा इंटू आर। समझ में आ गया, डी थीटा इज अ स्मॉल एंगल। तो b इज इक्वल टू μ0 I अपॉन 4 पाई, और यहां पे इंटीग्रेशन क्या आएगा, डी थीटा आर अपॉन आर स्क्वायर। तो आर यहां पे कम हो जाएगा, सो बी विल बी μ0 I अपॉन 4 पाई, ठीक है। तो यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर नहीं, सॉरी, क्या आ जाएगा, एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, आर, ठीक है। अब आर को बाहर निकाल लेंगे, यहां पे वेरिएबल क्या है, सिर्फ थीटा, आर नहीं है, तो आर को बाहर निकाल लिया, μ0 I अपॉन कितना 4 पाई आर, और डी थीटा यानी स्मॉल एंगल, और उसका टोटल इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, थीटा। तो याद रखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा हमने क्या लिखा है, थीटा लिखा है। तो ये हम लोगों का फाइनल वैल्यू आता है, b इज इक्वल टू μ0 I थीटा अपॉन 4 पाई आर। तो ये सर्कुलर आर्क के लिए आपका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अगर हम कहते कि पूरा का पूरा सर्कल, ये आर्क ना होते हुए पूरा का पूरा सर्कल है, तो फॉर फुल सर्कल, ठीक है, पूरे सर्कल के लिए, तो पूरे सर्कल के लिए कितना एंगल बनेगा, तो थीटा विल बी 2 पाई। देयरफॉर क्या बनेगा, b इज इक्वल टू μ0 I थीटा की जगह कितना 2 पाई अपॉन 4 पाई आर, ठीक है। तो यहां पे 2 पाई और 4 पाई में से पाई कैंसिल हो जाएगा, और 2 पाई अपॉन 4 पाई, तो वहां पे वैल्यूज मिलेगा I अपॉन 2r। तो ये एक्सप्रेशन मिलेगा इसके लिए, कंप्लीट सर्कल के लिए। तो एट द सेंटर मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा, तो दिस इज ऑल अबाउट द बायो-सावर्ट्स लॉ एप्लीकेशन। तो हमने 3 एप्लीकेशंस लिए, तो एक स्ट्रेट कंडक्टर का लिया, दूसरा हमने एप्लीकेशन ओरिएंटेड देखा कि अट्रैक्टिव फोर्स कितना रहेगा, अट्रैक्टिव रहेगा या वो रिपल्सिव रहेगा, तो 2 स्ट्रेट कंडक्टर अगर है तो, और थर्ड हमने देखा कि आर्क के वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द बायो-सावर्ट्स लॉ एप्लीकेशन। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।